करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टार्ट किए थे, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने बात की थी गैस्ट्रिक जूस की, और उसके अंदर हमने बात की थी म्यूकस की, HCl की और पेप्सिन हम स्टार्ट। तो म्यूकस का काम था लाइनिंग में कवरिंग बना रहा था स्टमक के, ताकि HCl से वो स्टमक को। फिर HCl का काम क्या था, 3 फंक्शन लिखा था हमने HCl का। पहला, ये मीडियम को एसिडिक बनाता है, जो खाना बेसिक होके आया है मुंह के सलाइवा से उसको एसिडिक बनाएगा। दूसरा काम ये करेगा, जर्म्स को किल करेगा, कोई जर्म्स होंगे तो। और तीसरा काम करेगा, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब लिखते हैं पेप्सिन का काम। ठीक है, तो लिख लेंगे थर्ड, पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है, इट हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन्स इनटू, इट हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन्स इनटू। तुम आप लोगों को क्या बता रहा था कि प्रोटीन्स भी डायरेक्टली अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे ग्लूकोज इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। आपने जितना भी स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट खाया है ना, अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वो उनका फाइनल पॉइंट है। उसके बाद वो सिंपल, सॉल्युबल, डिफ्यूजिबल, स्मॉल साइज बन जाते हैं। अपने लिखा था ना डाइजेशन में, मतलब डाइजेशन, स्टार्च के डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। वैसे ही प्रोटीन के डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड्स। पर वो भी एक स्टेप में नहीं बनेगा। तो पहले क्या होगा, इट हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन्स इनटू, लिखना आगे जाके आगे, प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस, PROTEOSES, प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स। ये दो और नाम लिख रहा हूं मैं ना, प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स। फिर ये दोनों जाके अल्टीमेटली कन्वर्ट होंगे आपके अमीनो एसिड्स में। समझ रहे हैं? ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं। पेप्सिन क्या करेगा, इट हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन, एक बड़ा मॉलिक्यूल, इनटू छोटे मॉलिक्यूल्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स। पर ये दोनों अभी भी डिफ्यूजिबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वही होता है, ब्रेकिंग। जैसे हम, ये आपका एक शुगर होता है C12H22O11, आपने C6H12O6 सुना है ना, वो ग्लूकोज होता है, वो बनता इसी से है। इसको सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। वो ग्लूकोज है, ये क्या है, सुक्रोज। बेसिकली जो शुगर होता है ना, वो यही है। ठीक है, और इसका जब अपन हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब पानी के प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन होता है इसका, तो ये C6H12O6 में कन्वर्ट होता है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर के प्रेजेंस में इनको ब्रेक करना, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल। क्लियर है ये? ठीक है, चलो, ये तो आपकी तीसरी चीज हुई गैस्ट्रिक जूस की। नेक्स्ट, फोर्थ वन, फोर्थ गैस्ट्रिक जूस का एक और कंपोनेंट है, लिखिए, लाइपेज। लाइपेज, LIPASE, लाइपेज। और इसके ना ब्रैकेट में लिख लेना, ये थोड़ा वीक नेचर का है। लाइपेज सेक्रीट तो जरूर करता है स्टमक, इसका जूस, बट वो थोड़ा वीक नेचर का होता है, स्टमक का लाइपेज। ठीक है, तो इसमें हाइफन डाल के लिखो, लाइपेज हाइड्रोलाइसिस, लाइपेज हाइड्रोलाइसिस, लाइपेज हाइड्रोलाइसिस फैट्स इनटू, फैट्स इनटू fatty acid, fatty acids and glycerol. Hydrolyzes fats into fatty acids and glycerol. ये इनका फाइनल प्रोडक्ट, जो वो डिफ्यूजिबल होता है। फैट भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो भी एक तरह का न्यूट्रिएंट है ना, फैट भी। ठीक है, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन का अमीनो एसिड, इनका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज। ठीक है, ओके। पेप्सिन का नाम क्या होता है, पेप्सिन का नाम तो पेप्सिन ही है। एक्टिवेट मतलब वो एंजाइम है, उसको बस स्टार्ट करता है कौन, स्टमक, आपका HCl। ठीक है,
चलो पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, एक और लिखना, एक और गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होता है, फिफ्थ रेनिन, RENNIN, रेनिन। ये पांचवा लिख रहे हैं ना, RENNIN, रेनिन। ओके, इसमें हाइफन डाल के लिखो। इट हेल्प्स इन curdling of milk, curdling of milk, curdling of milk। देखो curdling में कर्ड वर्ड छुपा हुआ है ना, दही। दूध पतला होता है और दही गाढ़ा होता है ना, तो आप ये समझ रहे हो कि क्योंकि देखो दूध में भी प्रोटीन है ना, तो अगर ये दूध पतला रहेगा तो ये तो जल्दी फ्लो के चला जाएगा ना, स्टमक में ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। तो ये रेनिन क्या करता है पता है, ये उस मिल्क को थोड़ा सा कर्ड में चेंज कर देता है, ताकि वो पेट में थोड़ा ज्यादा देर तक रहे। एकदम पतला रहेगा तो वो पेट से निकल के आगे चला जाएगा, ठीक है, इसलिए वो कर्डलिंग करता है ताकि आपका मिल्क ज्यादा देर तक पेट में रहे और उसके प्रोटीन डाइजेस्ट हो पाए। मिल्क में भी तो प्रोटीन है ना, तो उसके प्रोटीन को भी ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये डाइजेस्ट नहीं करेगा, बट ये मिल्क को कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, दूध अंदर जाके दही बन जाएगा। समझ रहे? हाँ चलो, तो क्या लिखे, इट हेल्प्स इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क which increases the which increases the which increases the which increases the period of which increases the period of action of pepsin, period of action of pepsin on milk proteins, on milk proteins। मतलब ये पेप्सिन की हेल्प कर रहा है ना। पेप्सिन ऐसे तो पूरे प्रोटीन को पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करने वाला है, पर मिल्क का प्रोटीन थोड़ा सा पतला रहेगा और उसको कर्ड बना देंगे तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, पेट में थोड़ा समय तक रहेगा, ताकि पेप्सिन को टाइम मिल जाए मिल्क के प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं, जितना भी आपको येलो कलर में दिख रहा है, दीज आर द 5 थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस कहां से आया, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे है, स्टमक में। कहां पे है, स्टमक में, क्योंकि अपन ने एक ग्लैंड पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड, वो माउथ में था, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में है। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ये इसको क्या नंबर नाम दिए थे, नंबर कुछ दिया उसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या नंबर दियो, 2, और सलाइवरी ग्लैंड को 1 दिए थे, और ये 2 नंबर हो गया ना। और इनके अंदर के नंबर को क्या क्या दिए हो, ए बी सी डी सॉरी एंड ई। देखो तो नंबरिंग समझ के चलना ना, ये सारे इसके अंदर है। एम आई क्लियर? तो इनको ABCD या रोमन नंबर कुछ भी दे दो। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड जूस, थर्ड ग्लैंड एक्चुअली। ठीक है, थर्ड ग्लैंड लिखो, थर्ड ग्लैंड लीवर, लीवर, लीवर। लीवर में खाना जाएगा नहीं, पर लीवर अपना जूस सेक्रेट करेगा। ठीक है, लीवर अपना जूस सेक्रेट करेगा, पर वो जूस ट्रैवल करके कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे ही पैनक्रियाज भी अपना जूस सेक्रेट करेगा और ये जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लीवर में लिखो हाइफन डाल के, इट इज रेडिश ब्राउन कलर्ड, इट इज रेडिश ब्राउन कलर्ड, इज रेडिश ब्राउन कलर्ड comma largest gland of body, largest gland of body। ऑर्गन नहीं बोल रहे ना, ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कुछ सेक्रीट करते हैं, और लीवर उनमें सबसे बड़ा ग्लैंड है। रेडिश ब्राउन कलर्ड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी present on the right side of upper part of abdomen, present on the
अपर राइट साइड या राइट साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ राइट साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन. फर्स्ट ऑफ इट सेक्रेट्स, इसके जूस का नाम लिख रहा हूं मैं, इट सेक्रेट्स बाइल जूस. इसके जूस का नाम है बाइल जूस. इट सेक्रेट्स बाइल जूस. ठीक है, ये एक लौता जूस है जिसमें एंजाइम्स नहीं होते, तो ये एक तरह का नॉन एंजाइमेटिक जूस है ना, ब्रैकेट में लिख लो, नॉन एंजाइमेटिक जूस. नॉन एंजाइमेटिक जूस. कभी कभार आता है एक नंबर का क्वेश्चन ना, विच जूस इज अ नॉन एंजाइमेटिक जूस. आंसर हो जाएगा बाइल जूस. इसमें कोई एंजाइम नहीं होते, ये बस आप ये समझो कि नहीं, ये फैट के मॉलिक्यूल्स को ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है. वो अभी भी फैट है, वो फैटी एसिड नहीं बने हैं. जैसे लाइपेज क्या कर रहा था यहाँ पे, लाइपेज का काम क्या था, लाइपेज भी एक क्लास है. जैसे एमिलेज एक क्लास है ना जो आगे भी प्रेजेंट होगा पेनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, वैसे ही लाइपेज भी अभी आपको पेनक्रियाज में भी मिलेगा और इंटेस्टाइन के जूस में भी मिलेगा. क्योंकि अकेला स्टमक का जो लाइपेज है वो तो वीक वाला था, वैसे भी वो पूरा फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. तो लीवर क्या करेगा, अपने बाइल जूस की हेल्प से ना उन बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट करेगा. पर अभी भी वो डिफ्यूजिबल नहीं बने हैं. वो डिफ्यूजिबल तभी बनेंगे जब वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होंगे, और वो उनको लाइपेज ही करेगा. बस ये है कि लाइपेज का काम थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन फैट के ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे हो जाएंगे. ये बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, एंड देन लाइपेज आपका उन फैट के मॉलिक्यूल्स को, छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जल्दी से चेंज कर देगा. समझ रहे हैं? इस प्रोसेस को ना जो बाइल जूस करता है इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन. क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन. इसका मतलब बस ये है कि बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना. फैटी एसिड नहीं बनाएगा ये, ना ये ग्लिसरॉल बनाएगा, उसका वो तो आपका लाइपेज ही करेगा. पेनक्रियाज में भी लाइपेज है, इंटेस्टाइन के पास भी लाइपेज है, वो लोग कर लेंगे ये काम. ये थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, बस क्या कर रहा है, वो फैट के मॉलिक्यूल को थोड़ा छोटे में कन्वर्ट कर दे रहा है ताकि ये जल्दी उस पर काम कर पाए. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए देखो, कोई बड़ी चीज का सरफेस एरिया कम होता है. अगर कोई इतनी बड़ी चीज है ना, इसका सरफेस एरिया कम होगा, पर इसी को मैं अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं तो देखो अब सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं. हाँ, हर का खुद का सरफेस एरिया है ना. यहाँ पे तो आपको यही बस सरफेस दिख रहा है 4. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बट जब आपने इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया ना, तो हर पार्ट का खुद का सरफेस है चारों तरफ से, तो सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है. एम आई क्लियर? इसलिए बेसिकली आपका इमल्सिफिकेशन में यही हो रहा है, बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को वो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है बाइल जूस. ठीक है, चलिए तो क्या लिखिए, नॉन एंजाइमेटिक जूस. इसके बारे में इसका फंक्शन ना अपन इंटेस्टाइन में लिख लेंगे अभी, क्योंकि अल्टीमेटली खाना तो वहां नहीं जा रहा है ना, इसका जूस ही जा रहा है वहां पे. चलो फोर्थ ग्लैंड लिखना. फोर्थ ग्लैंड, ग्लैंड नंबर फोर्थ, पेनक्रियाज. पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ये एक ऐसा ग्लैंड है जो जूस भी सेक्रेट कर रहा है, यानी कि एंजाइम भी सेक्रेट कर रहा है, और ये हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है. इसका पढ़ा हमने हार्मोन्स क्लास 8 में. आप लोग का एक चैप्टर था ना एडोलेसेंस, 8th में, तो वहां पे हम पढ़ते थे हार्मोन्स के बारे में. तो एक एंजाइम, सॉरी, एक हार्मोन है जो पेनक्रियास सेक्रेट करता है, दैट इज इंसुलिन. सुने कभी इंसुलिन? ये वही इंसुलिन है, जब शुगर ज्यादा हो जाती तो लोग बाहर से इंजेक्शन लेते हैं ना इंसुलिन का. वो क्यों लेते? क्योंकि उनका इंसुलिन अंदर बनना बंद हो गया है. अंदर कौन बनाता है? पेनक्रियास. ये क्यों जरूरी है इंसुलिन? क्योंकि आपकी बॉडी में ना ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए. शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा नहीं होना चाहिए. उसको मेंटेन रखने का काम पेनक्रियास करता है बाय सेक्रेटिंग इंसुलिन.
हार्मोन होता है वो। हार्मोन समझते हैं ना? हार्मोन्स भी बेसिकली दे आर द केमिकल्स इन अवर बॉडी जो हमारे ग्रोथ में, हमारे रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियास का जो हार्मोन है दैट इज इंसुलिन, दैट कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इन अवर ब्लड टू ग्लाइकोजन, ताकि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़े ना। अगर ऐसा होता है तो डायबिटीज हो जाती है ना। शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ना नहीं चाहिए, इट शुड बी एट अ पर्टिकुलर लेवल, उतना ही रहना चाहिए। उससे ज्यादा हो जाता है तो अपन उसको भी शुगर बोलते हैं बीमारी, उससे कम होगा तो भी शुगर की बीमारी होती है। मतलब लो शुगर हाई शुगर दोनों ही है। जैसे लो बीपी हाई बीपी होता है ना, वैसे शुगर की बीमारी भी ज्यादा वाली भी होती है, कम वाली भी होती है। कम वाला ज्यादा खतरनाक है। जिनको कम वाली होती है ना, वो हमेशा अपने पॉकेट में कैंडी लेके घूमते हैं। कभी भी अगर शुगर कम हो जाए तो उनको चक्कर आ सकते हैं, है ना, वो फेंट हो सकते हैं। तो तुरंत वो, उनको जब भी ऐसा फील होता है तो वो तुरंत एक चॉकलेट खा लेते हैं। तो क्या होता है, तुरंत उनका ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा चॉकलेट खाने से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या, ये तो अच्छी वाली बीमारी है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ हाँ, शुगर कभी भी हो तब तब भी लगेगा, कोई एज थोड़ी ना है। मैंने भी देखा कई लोगों की जो मतलब 18 क्या 15 से कम वाले भी, 10 से कम वाले भी, जो जिनको हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है, उनको शुगर बचपन से ही रहती है, तो वो बचपन से इंसुलिन लेते हैं। पर उसकी भी एक वैल्यू होती है कि ग्लूकोज का लेवल इस लेवल से ज्यादा होगा तो आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, वरना मेडिसिन से भी काम हो जाता है। मेडिसिन भी, जो शुगर जिनको बीमारी होगी वो मेडिसिन तो लेते ही है, हर दिन लेते हैं, खाने के पहले या खाने के बाद। बट अगर उनका लेवल उससे ज्यादा हो गया एक लेवल से, तब आपको इंसुलिन रिकमेंड की जाएगी। तो आपको फिर हर दिन एक इंजेक्शन इंसुलिन का लेना होगा। हाँ, वही तो बोला डायबिटीज। हाँ, इंसुलिन, बट मतलब इंसुलिन तो आप ले रहे हो ना, तो उससे आपका कंट्रोल में रहेगा। देखो, बॉडी में किसी भी चीज का कंसंट्रेशन एक लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट विल अल्टीमेटली लेड टू डेथ ओनली। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, चलो पैंक्रियाज। तो ये एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन भी सेक्रेट करता है और जूस भी, एंजाइम्स होंगे फिर जूस पे। ठीक है, हाँ चलो लिखो आइफन डाल के। इट इज येलो कलर्ड ग्लैंड, इट इज येलो कलर्ड ग्लैंड, येलो कलर्ड ग्लैंड, present just behind the stomach, present just behind the stomach, present just behind the stomach, full stop. It secretes pancreatic juice. इसका काम क्या है? It secretes pancreatic juice. It secretes pancreatic juice. चलो लास्ट, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। इसमें अपन बाकी दोनों जूस के बारे में भी लिख लेंगे, कौन कौन से एंजाइम है सब में। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। चलो इसमें लिखते हैं, these lie in the wall of small intestine, these lie in the wall of small intestine, small intestine, and secretes intestinal juice, and secretes intestinal juice, intestinal juice। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक पैराग्राफ बनाना। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, in small intestine, in small intestine, food is mixed with three digestive juices. Food is mixed with three
डाइजेस्टिव जूसेस। कौन कौन से हैं ये 3 डाइजेस्टिव जूसेस? बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, हाइफन डाल के इसी में जूसेस में बाइल जूस फ्रॉम लिवर, बाइल जूस फ्रॉम लिवर, कॉमा पेनक्रियाटिक जूस ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक जूस ऑफ पेनक्रियाज and intestinal juice of intestine। इंटेस्टिनल जूस ऑफ इंटेस्टाइन। एक एक करके तीनों जूस के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले बाइल जूस, देन पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम है, इसमें तो एंजाइम है नहीं, दिस इज अ नॉन एंजाइमेटिक जूस। एंड देन इंटेस्टिनल जूस में कौन कौन से एंजाइम है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस। अब आपका खाना कैसा हो चुका है, एसिडिक है ना। आपने जब खाना खाया तो माउथ में वो खाना बेसिक हुआ, पेट में जाने के बाद एसिडिक हो गया, तो इंटेस्टाइन में तो एसिडिक ही पहुंचा ना खाना। तो बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस, बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द फूड, the acidity the acidity of the food acidity of the food coming from the stomach, coming from the stomach coming from the stomach and provides alkaline medium, and provides alkaline medium provides alkaline medium and emulsifies and emulsifies emulsifies वही ब्रेक डाउन, ब्रैकेट में लिख भी लो चलो, ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट, breaks down with the help of bile salts, emulsifies larger fat globules, larger fat globules into smaller fat droplets। ग्लोब्यूल्स बड़े होते हैं, ड्रॉपलेट्स छोटे होते हैं, वर्ड्स देखना है ना। बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को वो स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बट इज अ नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस। ये अपन ऊपर भी लिख चुके हैं, एक लाइन और लिख लो इसी में ही, बट इज अ नॉन एंजाइमेटिक digestive juice, non-enzymatic digestive juice। ठीक है, चलो ये हो गया पहला जूस, है ना। हमने 3 जूस लिखे हैं ना यहाँ पे कि 3 जूसेस आपके खाने में एक्ट करने वाले हैं, उसमें इसने अपना काम कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले पैराग्राफ में पेनक्रियाटिक जूस के बारे में लिखते हैं। चलिए, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स, pancreatic juice contains, pancreatic juice contains enzymes like, pancreatic juice contains enzymes like
ट्रिप्सिन, इसका नाम किसके जैसा दिख रहा है? पेप्सिन के जैसा, समझ रहे हो ना? तो ये उसी के आगे बढ़ाएगा काम को। उसने क्या किया था पेप्सिन ने? प्रोटीन को प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट किया था ना, ठीक है। तो क्या लिखे अपन? पहला ट्रिप्सिन, तो नंबर ऑफ एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन which digest which digest which digest which digest peptons into, पेप्टॉन्स बन रहे थे वहां पे, पेप्टॉन्स into पेप्टाइड्स, into पेप्टाइड्स। मतलब एक काम और बचा है अभी, एक स्टेप और बचा है। प्रोटीन से पेप्टॉन्स, प्रोटियोसिस, और फिर उससे पेप्टाइड्स, ठीक है, इनटू पेप्टाइड्स। कॉमा पेनक्रियाटिक एमिलेज, दूसरा पेनक्रियाटिक एमिलेज, मैंने कहा था ना कि इसके पास भी अपना एमिलेज होगा। पेनक्रियाटिक एमिलेज ये क्या करने वाला है? क्या करेगा ये? जो स्टार्च और बचा होगा ना अभी माउथ में, पूरा स्टार्च तो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, उसको ये फिर माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो लिखो इसमें हाइफन डाल के, पेनक्रियाटिक एमिलेज which converts starch into, converts starch into, पूरा का पूरा स्टार्च थोड़ा माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो गया माउथ में, तो कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। अब आप समझिए कि जितना भी स्टार्च था सब माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत मुंह में हो गया था, बचा कुचा पेनक्रियाटिक जूस ने कर दिया, ठीक है। एंड एक और है इसका, एंड थर्ड वन इज लाइपेज। लाइपेज स्टमक में भी था, बट दैट वाज अ वीक लाइपेज, एंड लाइपेज which converts fat into, which converts fat into fatty acids, fatty acids, ठीक है। ये पेनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम है जिनका काम हमने लिखा है, जिसमें ये दो को तो हम पहले ही जानते थे ना, सेकेंड और थर्ड को तो हम जानते थे ना। एमिलेज सलाइवरी वाला भी था, उसी की फैमिली का ये आया ना, इसका भी सरनेम वही है ना, एमिलेज, तो ये उसी की फैमिली का हुआ। ये एक नया पढ़े, बट इसका भी सरनेम पुराने वाले जैसा था ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन ने प्रोटीन को प्रोटियोसिस पेप्टॉन्स बनाया, इसने उनको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया, पेप्टाइड्स, राइट। अब लास्ट आपके इंटेस्टिनल जूस में एक ऐसा एंजाइम होगा जो इन पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, समझ रहे हैं क्या? और एक और नया एंजाइम चाहिए ना, जो माल्टोज और आइसोमाल्टोज को भी कन्वर्ट करे, किसमें? ग्लूकोज में। बाकी अगर कुछ फैट अभी भी बच गया होगा तो बचा कुचा लाइपेज उसको फिर से कर देगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक लाइपेज और होगा, समझ रहे? अब एमिलेज की जरूरत नहीं है क्या जरूरत एमिलेज की? हाँ, पर तब भी अगर कुछ बचा होगा तो यहाँ पे आपका एमिलेज, इंटेस्टाइन के पास भी एमिलेज है। अगर कुछ स्टार्च अभी भी बच गया होगा तो माल्टोज आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ चलो नेक्स्ट आगे, ये तीनों के बारे में लिख लिए। चलो इंटेस्टिनल जूस लास्ट। इंटेस्टिनल जूस ऑल्सो कंटेन्स, इंटेस्टिनल जूस, एम आई विजिबल? चिराग, वेदांत, अर्जुन, प्रखर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Intestinal juice also contains a number of enzymes. Intestinal juice also contain a number of enzymes. A number of enzymes like intestinal juice also contains a number of enzymes like, स्टार्ट करेंगे सबसे पहला अमीनो पेप्टिडेज, अमीनो पेप्टिडेज, अमीनो पेप्टिडेज। देखो उसका नाम भी क्यों पड़ा,
ये क्या करने वाला है, फाइनल अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने वाला है ना, इसलिए इसके नाम के आगे अमीनो है। ये याद करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूं ना। और ये किसको कन्वर्ट करने वाला है, पेप्टाइड्स को, क्योंकि सारा प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो चुका है ना। पहले सारा प्रोटीन पेप्टॉन्स या प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हुआ, ट्रिप्सिन ने उन सबको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अमीनो पेप्टिडेज, देखो उसके नाम में दोनों वर्ड आ रहा है, इसको कन्वर्ट करना है, उसको पेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट करना है, अमीनो एसिड में। तो नाम भी देखो कितना अच्छा है, अमीनो पेप्टिडेज। समझ में आ गया क्या? तो सबसे पहला क्या लिखे हैं, अमीनो पेप्टिडेज which converts peptides to which converts peptides to amino acids, which converts peptides to amino acids। ये क्लियर है? अब मतलब सारा प्रोटीन कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं माल्टोज आइसोमाल्टोज की। जितना भी स्टार्च था, चलो कुछ स्टार्च बच गया होगा तो एमिलेज यहाँ पे भी है ना, तो वो भी लिख लेते हैं सेकंड। चलो सेकंड लिखना, इंटेस्टिनल एमिलेज। इंटेस्टिनल एमिलेज। अगर अभी भी कोई डीट स्टार्च बचा होगा जो दोनों एमिलेज से भी बच के निकल गया, उसको ये पकड़ लेगा, इंटेस्टाइन वाला, ठीक है। तो इसका काम भी वही होगा, स्टार्च टू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, ठीक है। तो हाइफन डाल के लिख लो, स्टार्च टू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। स्टार्च टू, ये तो तीसरे बार लिख रहे हैं अपन एमिलेज का, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, ठीक है। अब सारा स्टार्च कन्वर्ट हो चुका है, समझ गए क्या? और आपने अगर खा ली है घास गलती से, तो वो तो कन्वर्ट नहीं होगी ना, क्योंकि घास खाने वाला मतलब सेलुलोज गया है पेट में, और सेलुलोज को कन्वर्ट करने का हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो रह जाएगा यहां तक। वो भी, सेलुलोज भी अल्टीमेटली एक तरह का स्टार्च ही होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है सेलुलोज भी। कार्बोहाइड्रेट बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें सेलुलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। पर अगर आपने घास खा ली कच्ची, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, तो यहां तक वो अनडाइजेस्टेड ही रहेगी। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ये फीसेस में एज इट इज जाएगी बाहर, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हो पाई ना, तो वो अनडाइजेस्टेड रह गई। बट इसके पहले जितना भी स्टार्च आपने इनटेक किया होगा, वो सारा का सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए थर्ड, चलो थर्ड लिखते हैं। अब देखो, इनको कन्वर्जन करने के लिए अलग एंजाइम चाहिए ना। देखिए अभी तक अपन ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं पढ़े जो माल्टोज और आइसोमाल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। तो इसके लिए नाम अच्छे हैं, इजी नाम है, इनसे रिलेटेड नाम है। जैसे माल्टोज है ना, तो उसके एंजाइम का नाम माल्टेज है। क्या है? ए की, ओ की जगह ए, समझ रहे हैं? वैसे ही आइसोमाल्टोज के लिए क्या होगा? आइसोमाल्टेज, ठीक है। चलो एक और दो एंजाइम लिखेंगे, माल्टेज एंड आइसोमाल्टेज। माल्टेज एंड आइसोमाल्टेज, ठीक है। तो ये करेंगे, कन्वर्ट्स माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, converts maltose and isomaltose into two glucose molecules. Two glucose molecules into two glucose molecules. ये लास्ट वाला कौन सा होना चाहिए एंजाइम? हाँ कौन बोला? लाइपेज, क्योंकि वही तो बच गया है ना। क्योंकि देखो जितना भी हमारा पेप्टाइड्स था वो अमीनो एसिड बन चुका है, जितना भी माल्टोज आइसोमाल्टोज था सब ग्लूकोज बन चुका है। अब फैट ही बचा है, कि कुछ अगर फैट भी बचा होगा अगर, तो लाइपेज फाइनल इसके पास भी होगा, ठीक है। तो लास्ट लिखना है इसका लाइपेज। लाइपेज
देखिए देखो, एक जो लाइपेज था स्टमक में वो तो थोड़ा वीक था, है ना। लीवर ने इमल्सिफाई करके उस फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा बहुत इंटेस्टाइन के पास था लाइपेज, तो उसने हेल्प करी। अब अगर कुछ एक और, क्योंकि अपन तो हर को 2-3 मौका दे रहे हैं ना, स्टार्च को तो कितने मौके दिए अपन, स्टार्च को 3 मौके दिए, कन्वर्ट हो जा माल्टोज और आइसोमाल्टोज में, 3 मौके। तो फैट को भी तो 3 मौका मिलना चाहिए ना। कौन कौन दिया उसको 3 मौका? एक पेट ने दिया, फिर एक पेनक्रियाटिक जूस ने भी दिया। अभी भी नहीं सुधरा है तो अब मान जा, कौन करेगा ये? स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो लास्ट उसका होगा लाइपेज। तो इसका काम हमको पता है क्या करेगा ये? which converts fat into, which converts remaining fat लिखना, which converts remaining fat into fatty acid and glycerol. ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा डाइजेशन आपका इंटेस्टाइन में खत्म हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन यहीं पे होना है, हमें पता है, यहीं पे ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं। खाना जो भी आपका एब्जॉर्बेबल हो गया होगा, डिफ्यूजिबल हो गया होगा, वो यहीं से डिफ्यूज होके जाएगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर, डिफ्यूजन प्रोसेस से, और फिर ये ब्लड कैपिलरीज उनको लेके जाएंगी सेल्स तक। तो वहां सेल में फिर से डिफ्यूज होंगे वो सेल के अंदर जाने के लिए। पहले डिफ्यूज हुए वो कैपिलरीज में जाने के लिए, फिर डिफ्यूज होंगे सेल के अंदर जाने के लिए। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। एक बार पूरा रिवाइज मारते हैं, क्या क्या था। शुरुआत हमने कैसे करी थी? देखो, वी स्टार्टेड विथ इनटेकिंग ऑफ फूड, इंजेशन। उसके लिए हमारे पास क्या था? माउथ। वी हैड माउथ फॉर दैट। ठीक है, माउथ में हमने क्या देखा था कि माउथ इज अ ऑर्गन जिसके पास एक अपर्चर है, जिसमें क्या है? मूवेबल लिप से वो बाउंडेड है। माउथ के अंदर आपकी बकल कैविटी है, जिसमें 2 चीजें हमने पढ़ी थी, एक टीथ एंड दूसरा टंग। टंग का अपना काम है, एक तो वो आपको टेस्ट देता है, बिकॉज टंग हैज गॉट टेस्ट बर्ड्स, तो वो आपको टेस्ट देगा। एंड दूसरा चीज, सलाइवा को मिक्स करेगा खाने के साथ, ताकि लुब्रिकेशन भी हो जाए, मिक्सिंग भी हो जाए, ग्राइंडिंग हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद आपके टीथ का काम था, हमने 4 टाइप के टीथ पढ़े थे। इंसिसर्स फॉर वेजिटेबल फूड, फिर कैनाइंस फॉर एनिमल फूड के लिए, है ना, फिर आपका मोलर्स एंड प्री मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग एंड चूइंग। मैंने बताया ना कि अच्छे से खाना चू करना चाहिए, क्योंकि स्टार्च थोड़ा बहुत अच्छे से डाइजेस्ट आपके माउथ में ही हो जाए, ताकि आगे वालों का काम थोड़ा कम हो जाए ना। इनके जूस थोड़े आराम कर लेंगे उस समय, कि पूरा स्टार्च तो कन्वर्ट हो गया, चलो बैठ जाते थोड़ी देर आराम करते हैं। और उसके लिए आपका माउथ में अगर खाना ज्यादा टाइम बिताएगा तब ऐसे लोग आराम कर पाएंगे अंदर, वरना इनका काम बहुत बढ़ जाएगा, राइट। ठीक है, आफ्टर दैट माउथ ट्रेवल्स थ्रू इसोफेगस, दैट इज अ फूड पाइप। उसके पहले हमने एक फेरिंग्स नाम का भी ऑर्गन पढ़ा था, जो कि बेसिकली एक फनल शेप्ड ऑर्गन है, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जाता है फूड पाइप में और दूसरा जाता है विंड पाइप में। फूड पाइप का एक और नाम था इसोफेगस। ये इसोफेगस एक लंबा सा लॉन्ग ट्यूब है, जिसमें खाना कैसे मूव करता है? वेवी जैसा। तो उसका नाम क्या लिखे थे अपन? पेरिस्टाल्सिस। ये याद रहना चाहिए वर्ड, पेरिस्टाल्सिस, ताकि अगर आप लेटे भी हो खाना खा के तो भी खाना मूव करेगा, बिकॉज ऑफ द वेवी मोशन ऑफ योर इसोफेगस। ये एक तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है? आप नहीं चाहोगे तब भी होगा, कुछ से नहीं, कुछ से मतलब हाँ, वो एक्शन अपने आप होगा। दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर विल, आपकी मर्जी पे नहीं है वो। पढ़ते थे ना अपन, मसल्स 2 टाइप के होते हैं, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी फिर 2 टाइप के होते हैं, कार्डियक एंड अनस्ट्रेटेड। अनस्ट्रेटेड वाले मसल्स जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में है, हमारे इसोफेगस में है ना, ये सारे मसल्स हमारे विल का इंतजार नहीं करते हैं। और वही वॉलंटरी मसल, जैसे कि ये हैंड में जो मसल्स हैं, लेग्स में जो मसल्स हैं, ये हमारे विल का वेट करते हैं कि हाँ, जब हमारी मर्जी होगी तभी हम ये ऑर्गन्स मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं। एम आई क्लियर? तो इसोफेगस में भी तो मसल्स ही है ना, बोन्स थोड़ी ना है वहां पे, वो मस्कुलर पाइप ही है। तो बट दोज मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर विल, वो अपना काम करेंगे, राइट। तो खाना वो कहां पहुंचा देंगे? स्टमक तक। ठीक है, स्टमक के अंदर खाना, अच्छा मुंह में अपन ने ये वो सलाइवा वाला काम नहीं देखा ना।
माउथ में क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड है, अपन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना, पार्ट्स को भी और ग्लैंड को भी एक साथ पढ़ रहे हैं। माउथ में क्या है आपका, सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा जूस सेक्रेट किया, उस जूस में सलाइवरी एमिलेज। एमिलेज का काम क्या है, ये स्टार्च को माल्टोस और आइसोमाल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब खाना गया इसोफेगस में, स्टमक तक चला गया, स्टमक रेडी रहेगा खाने को रिसीव करने के लिए, पहले से म्यूकस का लाइनिंग बना लेगा, है ना। खाना जैसे आएगा उसमें एसिड की बरसात करेगा, म्यूकस तो बचा लेगा ना अंदर की लाइनिंग को। एसिड का क्या काम था, बैक्टीरिया किलिंग, पेप्सिन एक्टिवेशन एंड बेसिक को एसिडिक बनाना, ताकि थोड़ा सा फास्टर हो जाए रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या था गैस्ट्रिक जूस में, पेप्सिन था। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर रेनिन क्या करेगा, दूध को दही में कन्वर्ट करेगा, उसी को कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं ना, प्रोसेस इज नोन एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ताकि मिल्क प्रोटीन को थोड़ा टाइम मिल जाए पेट में रहने का, ताकि पेप्सिन उनको भी कन्वर्ट कर सके पेप्टॉन्स में। एम आई क्लियर। इसके अलावा स्टमक के पास भले थोड़ा वीक है पर लाइपेज होता है, जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। एम आई क्लियर। अब खाना जो है ट्रैवल करके जाएगा इंटेस्टाइन तक। इंटेस्टाइन में 3 जूस आने वाले हैं, खुद इंटेस्टाइन का, फिर लीवर का और फिर पेनक्रियाज का। लीवर का काम है बाइल जूस सेक्रेट करना, विच इज अ नॉन एंजाइमेटिक जूस, राइट। और वो क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा। प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। और उसका मतलब बस एक लाइन में आप यही बताना कि बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। वो फैटी एसिड नहीं बनाता, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो एंजाइम ही नहीं है। केमिकल रिएक्शंस वही करेंगे जिनके पास एंजाइम्स है। ठीक है, यहां काम आपके बाइल जूस का खत्म। पेनक्रियाटिक जूस अपने साथ क्या लेके आएगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेंगे, वो पेप्टॉन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। इनके पास खुद का एमिलेज है, बचा हुआ कुछ स्टार्च होगा तो माल्टोस और आइसोमाल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा। इनके पास लाइपेज भी है, फैटी एसिड को फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करेगा। अभी भी कुछ फैट बच गया है, वो आपका इंटेस्टाइन संभाल लेगा। इंटेस्टाइन के पास भी लाइपेज है, इंटेस्टाइन के पास भी इंटेस्टिनल जूस है जिसके पास लाइपेज है। उसके अलावा 4 और है, अमीनो पेप्टिडेज, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। इंटेस्टिनल एमिलेज, अगर कुछ स्टार्च बच गया होगा तो माल्टोस और आइसोमाल्टोस में कन्वर्ट करेगा। एंड फाइनली सारा का सारा माल्टोस और आइसोमाल्टोस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। कौन, माल्टेज एंड आइसोमाल्टेज। एंड फाइनली लाइपेज का काम तो देख ही दिए थे। ठीक है, इसके बाद खाना एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन उसको फीसेस में कन्वर्ट कर देगा, विच विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द एनस। ये आपका पूरा न्यूट्रिशन हो गया। इन टेकिंग ऑफ फूड, इट्स यूटिलाइजेशन एंड इट्स एक्सक्रीशन। समझ गएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन। चलो हैंड डालो। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, दिस इज अवर सेकेंड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, पहला लाइफ प्रोसेस हो गया है, अगला है रेस्पिरेशन। देखो हम सारे लाइफ प्रोसेस दोनों के लिए पढ़ रहे हैं ना, कौन दोनों के लिए, प्लांट्स के लिए भी और तो न्यूट्रिशन हमने प्लांट्स का ही पढ़ा था। वी स्टडीड दैट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। लाइट फेज, डार्क फेज, स्टोमेटा कैसे काम करता है, रॉ मटेरियल कहां से मिलते हैं प्लांट्स को, तो दैट वाज देयर न्यूट्रिशन। फिर हमने अपनी बात की एनिमल न्यूट्रिशन की। लाइकवाइज हम रेस्पिरेशन भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे, प्लांट का रेस्पिरेशन एंड एनिमल का रेस्पिरेशन। प्लांट के रेस्पिरेशन में ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, सिर्फ स्टोमेटा ही तो है जिससे वो एयर इन एयर आउट करते हैं। उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन थोड़ी ना है, लंग्स वगैरह। इसलिए प्लांट के रेस्पिरेशन में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन रेस्पिरेशन तो यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और एक होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिसमें रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन कहते हैं एरोबिक। क्या बोलते हैं, एरोबिक। अरेबिक नहीं ना, अरेबिक तो अरब वाला अरेबिक हो गया ना, अरब, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। अरब नहीं बोल रहा हूं मैं, एरोबिक बोल रहा हूं। एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और एनारोबिक मतलब
ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। दो टाइप का रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, अब एक्चुअली रेस्पिरेशन भी दो फेज में होते हैं। एक होता है ब्रीदिंग, जहां पे सिर्फ एयर इन और एयर आउट होता है, जिसके लिए हमारे पास क्या है, लंग्स। कुछ छोटे छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, वो अपनी बॉडी से ही डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इन आउट, ऑक्सीजन इन CO2 आउट कर लेते, जैसे अमीबा। अमीबा का हमने न्यूट्रिशन देखा था ना, अमीबा का एक्सक्रीशन नहीं देखा था हमने। जैसे ये अमीबा है, वो प्रे को देखा, वहां तक रेंगते रेंगते गया, स्यूडोपोडिया बनाया, ये ऐसा गया, ये अंदर ये मिली, ये ऐसे मिली और अंदर की टूट गई। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये प्रे है ना, तो ये अंदर तक गया, वहां तक गया, फिर ये खाने को ऐसे ऐसा, ये उसका मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ है ना अभी, है ना, वो खाने को ऐसे पकड़ के, ये बीच में खाना है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा किया, इसको जुटका रहा है ना, अचानक से क्या करेगा पता है, ये वाले मेम्ब्रेन को बंद करके इसको छोड़ देगा आगे अंदर। समझे क्या किया वो? तो ऐसे वो इनटेक किया, अब डाइजेस्ट करेगा अंदर, एब्जॉर्प्शन भी अंदर ही होगा उसका, एक ही तो सेल है बॉडी उसकी। फिर क्या करेगा, ये जो अनडाइजेस्टेड है ना, वो अपने वैक्यूल में स्टोर करते जाएगा। उसके पास वैक्यूल होगा, वैक्यूल समझते हैं ना, एक ऑर्गेनली था ये, जो डेड ऑर्गेनली होता है, उसका काम बस स्टोरेज का होता है। तो ऐसे ही अनडाइजेस्टेड फूड, अमीबा जो भी खाना खा रहा है उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट वो वैक्यूल में स्टोर करते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब वैक्यूल बहुत भारी हो जाएगा, होगा नहीं भारी, ये रहा वो वैक्यूल जिसमें खाना वो स्टोर करते जा रहा है, अनवांटेड सॉरी अनडाइजेस्टेड फूड। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बहुत भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा कि अमीबा बोलेगा कि अब इसको मैं कैरी नहीं कर सकता। बोलेगा नहीं मतलब सोचेगा, ठीक है, ये तो मेरे से अब कैरी नहीं हो रहा है। तो क्या करेगा, ये रेंगते रेंगते जब जाएगा ना दूसरा खाना लेने के लिए, तो वैक्यूल इतना भारी हो जाएगा कि वैक्यूल वहीं रह जाएगा और अमीबा आगे चला जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अमीबा है, ये अमीबा का वैक्यूल है, ठीक है। तो अमीबा थोड़ा आगे आया, थोड़ा वैक्यूल यहां तक आ गया, ठीक है, अमीबा और आगे जाएगा, और वैक्यूल क्या होगा, धीरे से ये वॉल फिर से रप्चर होगी, है ना, और वैक्यूल बाहर। ताला कैसे बन गया, ठीक है, ये उसका पॉटी है, ठीक है, समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये उसका एक्सक्रीशन था, इजेशन। बी हमारे में इजेशन एनएस के थ्रू हो रहा है, बट यहां पे कोई ऑर्गन नहीं है उसके पास, तो वो वैक्यूल को छोड़ देता है, ठीक है। जब वैक्यूल बहुत भारी हो जाएगा तो वो वहीं रह जाएगा, अमीबा आगे निकलेगा, वैक्यूल जैसे ही वॉल से टच हुआ, वॉल थोड़ी देर के लिए रप्चर होगी, वैक्यूल बाहर, वापस से बंद। एम आई क्लियर? ठीक है, अब इसको अगर ब्रीथ करना होगा तो क्या करेगा, यहीं से ऑक्सीजन इन CO2 आउट, डिफ्यूजन के थ्रू। ये अच्छा है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि यहां से ऑक्सीजन अंदर चला गया और यहां से CO2 बाहर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता हमारा बॉडी में, क्योंकि हमारे सेल सिर्फ यही नहीं है ना, हमारे सेल अंदर भी है, आया ना। तो हमारी बॉडी में डिफ्यूजन मात्र से ब्रीदिंग नहीं हो सकता, इसलिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनाया गया है विच इज लंग्स। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए देखो, इन्होंने तो अपनी एक सिंगल सेल की बॉडी में डिफ्यूजन से ऑक्सीजन इन आउट कर लिया, ऑक्सीजन इन CO2 आउट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो इनसे बड़े हैं बट हमसे छोटे हैं, तो उनकी बॉडी रेस्पायर करती है, जैसे कि ये हो गए आपके फ्रॉग। फ्रॉग में दोनों होता है, लंग्स रेस्पिरेशन भी है और उनकी बॉडी भी ऑक्सीजन इन आउट करती है। उनकी बॉडी का जो ऊपर का टॉप स्किन होता है ना, वो पतला होता है, मॉइस्ट होता है, तो उससे डिफ्यूजन हो सकता है, और उनके पास लंग्स भी होता है। कुछ और होते हैं जैसे कॉकरोच, उनके पास लंग्स नहीं होता बट ट्रैकिया तक का पार्ट होता है उनके पास। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, जैसा हमारा कहां से स्टार्ट हुआ, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ, नॉस्ट्रिल से अंदर गया, फिर विंड पाइप चालू हुआ, फिर विंड पाइप से दो पार्ट डिवाइड हो गया एक एक लंग्स में जाने के लिए, तो उनका बस ट्रैकिया तक ही है, इनका कॉकरोच का। हाँ क्या बोले, एयर डायरेक्टली उनको बॉडी को मिल जाती है, मतलब उनके पास ज्यादा सेल ही नहीं है ना। हमारे लंग्स क्यों जरूरत है, क्योंकि हम ऑक्सीजन जितना इनहेल करते हैं ना, उसको रखने की जगह चाहिए हमको। तो लंग्स में क्या होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं। लंग्स में क्या होते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब छोटे छोटे सैक जैसे स्ट्रक्चर, बोरी, छोटी छोटी बोरियां हैं, ऐसी मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बोरियां हैं।
दोनों लंग्स में। जितना भी एयर हम इनहेल करते हैं ना, ट्रैकिया से वो दोनों लंग्स में चला जाता है और ये सब एल्वियोलाई में हवा भर जाती है। यहां आता है आपका ब्लड कैपिलरी, एयर इन आउट यहां हो जाती है। ब्लड क्या लेके आया है? ब्लड CO2। ब्लड क्या लेके आया है? CO2। और क्या लेने आया है? O2। समझ रहे हैं ना? देखिए हमारा बॉडी में सेल अंदर अंदर तक है, तो उन तक कौन पहुंच सकता है? ये पतली पतली कैपिलरीज, ब्लड। समझ रहे हैं ना? इसलिए हमको ये इस टाइप के ऑर्गन की जरूरत है। और रही बात कॉकरोच इनकी, तो इनको नहीं जरूरत होती लंग्स की, क्योंकि इनका जो भी एयर है ना वो एक साथ सब पार्ट को मिल जाता है, ज्यादा बड़ा बॉडी है ही नहीं। बट हमारे पास तो एक विशाल बॉडी है उनके कंपैरिजन में, जहां हर सेल तक ऑक्सीजन जाना चाहिए, राइट? और उनको पहुंचाने का काम ब्लड ही कर सकता है, क्योंकि ब्लड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हर पार्ट तक जा रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो एल्वियोलाई आर द मेन पार्ट बोल सकते हो आप, क्योंकि उसी में तो एयर भरी है ना, आया ना? और जब वो धुआं भर जाता है ना, वो आपको ऐड देखते हो सिगरेट वाला, तो ये एल्वियोलाई में भर जाता है वो धुआं। तो एल्वियोलाई का जो एयर का कैपेसिटी है ना, वो कम होने लगता है। भले मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई है, पर धीरे धीरे वो एल्वियोलाई ब्लॉक होने लगते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा जो निचोड़ के निकलता है, ये तार निकल रहा है, वो ये एल्वियोलाई से निकलता है। कि एक लंग्स में इतना तार निकलता है, जो सिगरेट पीते हैं उनके लंग्स में। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तार मतलब वो ब्लैक कलर का पूरा स्मोक जो अंदर जाके जमता जा रहा है ना, वो अल्टीमेटली डामर जैसे बाहर निकलेगा जब उसको निचोड़ोगे पूरा। उसी ने आपके लंग्स के एल्वियोलाई को ब्लॉक कर दिया था। ये क्या होता है? ये यहाँ पे तो डिफ्यूजन ही हो रहा है ना, तो अगर ये लेयर थोड़ी सी कहीं पे, यहाँ पे लेयर में अगर आपने कुछ कर दिया, एक लेयर आ गई अगर यहाँ पे, तो ये अगर लेयर मोटी हो गई तो एयर इन आउट नहीं कर पाएगा। इनको बनाया ही एकदम थिन जाता है ताकि एयर इन आउट हो सके। अगर ये लेयर मोटी हो गई तो एयर इन आउट नहीं कर पाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और वो मोटी क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ दैट स्मोकी लेयर। एम आई क्लियर? ठीक है, हाँ हाँ, वैक्यूल्स तो बनते रहता है ना। वैक्यूल्स हमारी बॉडी में, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल सेल में वैक्यूल्स रीजनरेट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको फिर अपन नेक्स्ट क्लास में लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने आज थोड़ा सा ब्रीफ दिया है ओवरव्यू। उनका भी ऐसे होता है, वो भी तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से डील करते हैं ना, अगर वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं उन जगहों पे तो